अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में और मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। वैज्ञानिक विधि से गेहूं की बुआई पर जानकारी। फव्वारा सिंचाई पद्धति से लाभ पर जानकारी। रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है, जिसकी खेती प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है। और जिन किसान भाइयों ने खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार इत्यादि की कटाई कर ली होगी और वह गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं तो इस समय बुवाई कर सकते हैं। परंतु प्रजातियों के चयन से लेकर बुवाई तक के कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित करके ही अच्छी पैदावार की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको क्षेत्रानुसार प्रजातियों का चयन करना होगा तथा वैज्ञानिक बुवाई प्रबंधनों को ठीक प्रकार से अपनाना भी होगा, तभी आप गेहूं की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, कौन कौन सी हैं गेहूं की उन्नतशील किस्में, वो बुवाई विधि, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य सीजन चल रहा है, मुख्य मौसम चल रहा है गेहूं की बुआई का। जो मुख्य मौसम मुख्यतः 12 से 15 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक हम लोग कहते हैं कि ये मुख्य मौसम है गेहूं लगाने के लिए। बहुत अच्छा मौसम है और इसके लिए जो अनुशंसित किस्में हैं वो हैं HP 1633 जो सोनाली नाम से भी जानी जाती है बाजार में, और HP 1744 राजेश्वरी गेहूं, HP 1744 राजेश्वरी, HP 1633 सोनाली। इसके बाद HD 2643 गंगा वैरायटी है, गंगा नाम से जानी जाती है। PBW 773 है, PBW 502 भी है और ऐसे और भी अनेक वैरायटी हैं जिसमें DBW 14 है, PBW 17 है। इन वैरायटियों को हमारे किसान बंधु इसमें से जो उनको उपलब्ध हो उनका चयनित करें। और ये सब जो मैंने वैरायटी बतलाई, जो किस्में मैंने बतलाई, वो 105 से 115 दिन में तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज क्षमता करीबन 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। 115 दिन में ये पक्का तैयार हो जाएंगी। बुआई के बाद गेहूं का जो बीज होता है उसका दर है करीब 40 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 40 किलो, 1 हेक्टेयर के लिए करीब 1 क्विंटल अच्छे शुद्ध बीज की जरूरत होती है। इसके साथ ही किसान बंधु खेत की अच्छी तरह जुताई कर दें। गेहूं के लिए तो अच्छी तरह जुताई जरूरी है। अंतिम जुताई के समय उसमें वर्मी कंपोस्ट करीबन 6 क्विंटल, 4 से 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और साथ ही DAP और पोटास 37 किलो DAP और करीबन 20 से 22 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ये प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डालें और डाल करके अच्छी तरह से मिला दें किसान बंधु। और इसके बाद और उसको
ध्यान रखना है कि बोने के पूर्व बीज उपचारित अवश्य कर लें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से बोने के पूर्व उसको उपचारित कर लें और रात भर उसको फूलने के लिए छोड़ दें। दूसरे दिन उसको हल्का सुखा करके और तब बीज बोएं तो अच्छा रहेगा। अगर हल के पीछे करते हैं या सिद्धि से बीज बोते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, उसमें निकौनी करने में, हो चलाने में आसानी रहती है। उसको हल के पीछे या सिद्धि से इस तरह से बो दें और बोने के बाद उसको लगाने के बाद 21 से 25 दिन के अंदर में पहली सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि यही एक अवस्था होता है जिसके समय हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, जबकि कलें ऐसी बनती हैं जहां से कले निकलते हैं और मिट्टी में जड़ों की पकड़ अच्छी होती है और जो खाद की मात्रा हम लोग दिए हैं उसको भरपूर उससे उपलब्धता बनती है उनकी, तो जड़ों का विकास भी होता है अच्छी तरह। इसलिए पहली सिंचाई 21 दिन से 25 दिन के अंदर में जरूर कर देनी चाहिए और उसके बाद से यूरिया का 1 कट्ठा प्रति किलो के हिसाब से ऊपर निवेशन कर दें, छीट दें उसमें जब सिंचाई के 2-3 दिन के बाद में, और फिर दूसरी सिंचाई उसके बाद 30 से 35 दिन के बाद करें। दूसरी सिंचाई के बाद तीसरी सिंचाई जब गाभा आने लगे, गाभा बनने लगे, गेहूं से बाली निकलने का जब गाभा बनने लगता है 45 से 50 दिन सिंचाई करेंगे तो गाभे में जो बाली बनेगी वो लंबी बाली बनेगी, पुष्ट बनेगी। बाली निकलने के बाद से 50 से 60 दिन के बीच में जब दूधा बनने लगता है, फ्लावरिंग खत्म होती है, दूधा बनने लगता है, उस समय एक सिंचाई और कर दें। प्रदेश में किसान भाई विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते हैं और इन फसलों से वांछित उत्पादन लेते हुए विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को संपादित करते हैं, जिसके बारे में हम अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर आप किसान भाइयों को अवगत कराते रहते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं फव्वारा विधि से सिंचाई पद्धति के बारे में। जैसा कि किसान भाइयों, आज भी आप बहाव पद्धति से ही फसलों की सिंचाई करते हैं, जिससे कि लगातार सिंचाई जल की कमी होने के कारण आज हमें विभिन्न ऐसी पद्धतियां अपनानी पड़ रही हैं, जिससे कि जल की बचत हो, साथ ही फसल को भी उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पानी मिल सके, जिसमें फव्वारा पद्धति एक अच्छा विकल्प है। इसमें सिंचाई करने से पानी बचत के साथ साथ एक समान फसलों को पानी मिलता है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। अतः किसान भाइयों, फव्वारा पद्धति सिंचाई क्या है, किस प्रकार से खेतों में इसे लगाया जाए, साथ ही सरकार की तरफ से क्या अनुदान है, इन सभी पहलुओं पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के विषय विशेषज्ञ S.K. निराला से। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो होता है, ये इसको हिंदी में हम लोग फव्वारा विधि भी सिंचाई बोलते हैं। इसमें पंप के द्वारा जो है पानी को सक करके और ये हवा में छोड़ा जाता है और जमीन पे गिरता है। इसमें खास करके अभी रबी के सीजन में, जैसे कि अभी गेहूं हो रही है, चना की खेती हो रही है, तो इसको पहले हल्का पटा देते हैं। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो हल्का पटा करके और इसके 2-3 दिन के बाद ही आप जुताई करके जो है आप गेहूं और चना और सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखे होंगे कि जब किसान भाई 20 से 25 दिन में जब गेहूं में सिंचाई करता है तो फ्लड इरिगेशन देता है, तो क्या होता है कि पानी जम जाता है। पानी जम जाने की क्या होता है, फिर उसको हाल को, नमी को सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, करीब 8 से 10 दिन लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो गेहूं जो है वो पीलापन पड़ना शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए जो है किसान भाई जो है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन से हल्की सिंचाई करके जो है अपने गेहूं को हरा भरा अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये एक फायदे होते हैं कि हल्की सिंचाई हम देंगे, कि ज्यादा पानी देने से कोई फायदा होता नहीं है, तो हल्की सिंचाई देकर के ही जो है हम उसको अच्छी तरह से दे सकते हैं। और इसमें खाद भी देने की जो है सुविधा होती है, इसलिए खाद और पानी दोनों एक साथ देते हैं, जो हम लोग फर्टिगेशन बोलते हैं। इससे खाद की भी बचत होती है और पानी की तो बचत होती ही है। तो खास करके जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन जो कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, जैसे कि चना का खेती हो गया, मसूर का खेती हो गया, सरसों की खेती हो गया, गेहूं की खेती हो गया, तो ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो है पंप अगर आपके पास है तो पंप का देखना है, ऑपरेटिंग किस तरह से कर रहा है, सही से ऑपरेटिंग करना चाहिए। इसके बाद इसमें नोजल्स होते हैं, वो नोजल को जो है हमेशा खोल के साफ कर लेना चाहिए, कहीं नोजल फंसा हुआ तो नहीं है, उसकी प्रॉपर ग्रीसिंग करनी चाहिए। और सही उसमें एक प्रेशर गेज होता है,
सही प्रेशर गेज उसको मिलना चाहिए। तो प्रेशर गेज मिलने के लिए हम यह देखते हैं कि वो सही से पंप पानी खींच रहा है कि नहीं। सही से पंप पानी खींचेगा और फिर वो सही और प्रेशर पर वो काम करेगा तो वो सही से वो स्प्रिंकलर होगा। इसलिए वो प्रेशर गेज हो गया और ये सबको ध्यान देना चाहिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है रबी के लिए तो है ही। इसमें जैसे कि अभी जैसे कि आप क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, जैसे ये कर सकते हैं, लहसुन की खेती होती है, चाहे आपका पालक की खेती होती है, चाहे वो धनिया की खेती होती है, ये सब में भी जो है माइक्रो स्प्रिंकलर लगा करके हम उसको अच्छी तरह से सब साग की खेती भी अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है। वो सब चीज के लिए जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बचत हो जाती है और खास करके यह ध्यान देना है कि जब स्प्रिंकलर चले, स्प्रिंकलर उस समय चलाना चाहिए जब हवा की गति जो है वो कम हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका खेत का पानी दूसरे खेत में गिर जाएगा, ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, तो उसमें पानी की बर्बादी होती है। तो हमको सही ऑपरेटिंग प्रेशर पर उसको चलाना है। हवा का जो है गति जो है वो कम होनी चाहिए। ये सब चीज पर ध्यान दें। आपको किसान भाई जो फ्लड इरिगेशन देते हैं, नाला बना करके जो देते हैं, और स्प्रिंकलर विधि में दोनों में अंतर यह है कि अगर फ्लड इरिगेशन देते हैं तो उसमें आपको खेत को समतल होना बहुत जरूरी है। समतल रहेगा तभी वो जो है पानी आगे बढ़ेगा, जबकि स्प्रिंकलर में समतल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइप द्वारा पानी जाती है। तो इसमें ऊंची नीची उबड़ खबड़ जमीन है, स्लोपी लैंड है, तो सब जगह जो है ये आपका जो है काम कर लेगा। और जमीन को समतलीकरण करने में भी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत खर्च हो जाती है, तो वो भी जमीन समतलीकरण करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर की भूमि क्षरण मीन्स सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो है उसको रोकने के लिए भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हैं। और यह भी ध्यान देना है कि यह जो है खास करके सैंडी सॉइल के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, कि चूंकि पानी गिरेगा और फिर इन्फिल्ट्रेट कर लेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर ज्यादा गर्मी भी रहेगी तो ज्यादा गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग करने के समय, ये मशीन चलाने के समय ये सब ध्यान देना है कि ये क्लाइमेट कंडीशन किस तरह से है। स्लोपिंग तो खैर सारे स्लोपिंग में चल जाएगा। इरिगेशन में तो आप देखिएगा कि इसमें 50% पानी की बचत होती है। क्यारी को काटने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, जो ये और लेवलिंग करने के लिए भी लेबर की जरूरत पड़ती है। ये सब पैसे जो है बचत हो जाती है। इसमें स्प्रिंकलर में ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना लें जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कई वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत झरबेरा फूल की खेती करके उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के किसान भाई अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी मांग को देखते हुए बहुत से किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, केवल इसकी रोपण कर देने मात्र से ही गुणवत्ता युक्त एवं बाजार मांग अनुसार आपको फूल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलता पूर्वक करना होगा, अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई, तापक्रम के सही नियंत्रण के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूल की प्राप्ति
रोग कीटों का प्रकोप इत्यादि समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि झरबेरा फूल की खेती के लिए हानिकारक होगा। अतः किसान भाइयों, झरबेरा के फूल की खेती में कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं जिससे गुणवत्ता युक्त अधिक फूल की प्राप्ति हो, इस सब पर अपने अनुभवों को बता रही है ग्राम मीरपुर, जिला हरिद्वार की प्रगतिशील महिला किसान रवि कांता। पुश्तैनी जमीन पर अपने 2 पोली हाउस लगाए हुए हैं। 2000 वर्ग मीटर में ये पॉली हाउसेज लगे हुए हैं। हाउसेज पॉली शीट से बनाया गया है। इसके लिए टेक्निकल आदमी यूज किए जाते हैं और इनकी कंपनी है जिनसे हमने कांटेक्ट करा था। और इसमें एल्यूमिनियम के पिलर बेस लगे हुए हैं, पॉली शीट लगाई हुई है ताकि धूप और बारिश और सर्दी से बचाव हो सके। और इसके बाद हमने ये जो बेड बनाए हैं, इनको बेड तैयार करने के लिए भी एक अलग से लेबर लगाई गई। उन्होंने मिट्टी तैयार की, उसमें कच्चा खाद, नीम की खली और ह्यूमिक एसिड वगैरह डालने के बाद हमने इन बेड को तैयार किया, जिनकी ऊंचाई ज़मीन से 1.5 फीट ऊंची और चौड़ाई जो है वो 2 फीट रखी गई। उसमें प्लांटेशन के लिए बाहर से पौध मंगाई गई। पौध जो थी वो बेंगलोर से मंगाई और वो डिब्बे में आई और उसकी जो लंबाई थी वो 2 इंच के लगभग थी। तो उस पौधे को लगाने के लिए 2 इंच वाले पौधे को लगाने के लिए ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत थी। तो उस मतलब 6 इंच में पौधों को जड़ जमाने के लिए उसमें हाथ से ही पानी की सिंचाई की गई कि जिसमें जम जाए तब तक। तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक हाथ से ही पानी दिया गया। ड्रिप, जमीन में नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप हम देख लेते हैं कि जब उसमें नमी की ज़रूरत है तो हम उसमें ड्रिप लगा दें, जिससे हम समय समय पर इसमें नमी बरकरार करने के लिए पानी देते रहते हैं। अधिक गुणवत्ता के लिए एक तो हम पोषक तत्वों को उसमें मिलाते हैं, उसमें 20-20-20 10 13-0-45 और उसमें हम मैग्नीशियम डालते हैं समय समय पर। उसमें हम इसमें केंचुए की खाद भी मिलाते रहते हैं ताकि पौधों को उनकी पोषक तत्व मिलते रहें। निराई गुड़ाई के लिए तो समय समय पर हम उसको लगभग रोज ही हमें ये देखना पड़ता है पौधे को हमारी बराबर उसको जल वायु मिलती रहे। तो उसके लिए हम हाथ से निराई का दूरी बनाए रखें, बीमारियां ना आए या बीमारी आने पर इसमें अक्सर बीमारी जो है फंगस आ जाती है। इसको रोकने के लिए हम बावस्टीन का समय समय पर स्प्रे करते रहते हैं। व्हाइट फ्लाई आती है और एक वो माइट आती है। किसान भाइयों, यदि इन कीटों के नियंत्रण की बात करें तो आपकी फसल में यदि माइट का प्रकोप है तो इसके नियंत्रण के लिए 0.1% डाइकोफॉल का छिड़काव करें। यदि आपकी फसल में सफेद मक्खी, माहू या चिप्स का प्रकोप है तो इनके नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। तो 2 महीने बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फूल अधिक चौड़ाई पे आने के स्टैंडर्ड पे आने के लिए उसकी हम डीबडिंग कर देते हैं ताकि फूल की गुणवत्ता अधिक अच्छी बनी रहे। जब हमारा उत्पादन शुरू हो जाता है तो हम उसको तोड़ने लगते हैं। तो उसके तोड़ने के लिए हमारे फूलों का जो चौड़ाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर हो, पौधे को पकड़ के कि हमारा पौधा हिल ना जाए। और उसके बाद हम उसको पैक करते हैं। एक डिब्बे में लगभग 500 फूल लगाते हैं और उसके बाद जो है वो उनको डिब्बों में पैक कर देते हैं। वो हमारा मंडी में जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इस दूसरे तीसरे दिन फिर हम यही क्रम को दोहराते हैं। 1 महीने में लगभग 25-26 बार हम ये तो फूलों को तोड़ते हैं और फिर हम अपने मार्केट में उसको पैकिंग के बाद मार्केट में भेजने लगते हैं। इसकी मंडी जो है हमारी गाजियाबाद मंडी है, वहाँ पर हम अपने विभिन्न सप्लायर्स को देते रहते हैं। यदि हम देखरेख को नियमित रूप से अच्छी तरह से करते रहें तो हमारी जो ये लगाई है पौध की लगाई है ये लगभग 4-5 साल आराम से चलती है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें प्रदेश के किसान भाइयों के पास गेहूं का भूसा और धान के पुआल की काफ़ी अधिकता होगी और इस पुआल या भूसे को और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने तथा अधिक समय तक सही
एवं सुरक्षित रखने हेतु इसे यूरिया उपचार विधि के द्वारा पौष्टिकता बढ़ाकर हम अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे दुधारू पशुओं में उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इनकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि होती है। और यदि वे संतुलित आहार बाजार से खरीदकर प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत महंगा होता है, जिसके कारण लागत अधिक आती है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में पशुओं को क्या खिलाएं? तो किसान भाइयों, इसके लिए सूखे चारे जैसे भूसा या पुआल को यूरिया से उपचारित करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसका पशुओं के आहार में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु क्या है यह यूरिया उपचारित चारा, कैसे इसको उपचारित करना है, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक चारा की प्रमुख समस्या है, बल्कि उपलब्ध चारा सूखा, रेशेदार और निम्न कोटि का होने के कारण पशु पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का चारा जैसे भूसा, पुआल, सूखी पत्तियां, खरपतवार और फसलों के अन्य बचे हुए पदार्थ पशुओं का केवल पेट भरने के काम आते हैं, न कि उनकी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में प्रोटीन, ऊर्जा आदि आवश्यक तत्वों की कमी बनी रहती है। इसी कारण दुधारू पशुओं की न केवल दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, अपितु पशुओं की बढ़वार एवं प्रजनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाजार में उपलब्ध दाना, खली, दालें, संतुलित आहार आदि पूरक आहार पोषक तत्वों की कमी तो पूरी कर देते हैं, परंतु एक तो दूर दराज के गांवों में इसके मिलने की संभावना कम होती है और दूसरा यह महंगा बहुत होता है, जिससे पशुपालक इसको कम मात्रा में ही पशु को दे पाते हैं। इन परिस्थितियों में निम्न कोटि के सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को खिलाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। इसके लिए पुआल, भूसा या अन्य किसी सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित किया जाता है। ऐसे उपचारित चारे को पशुओं को खिलाने पर उसके पेट के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु यूरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि पुआल या अन्य सूखे चारे को ऐसे ही पशु को खिलाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता नहीं है, लेकिन यदि उसी चारे को यूरिया उपचारित करके पशुओं को खिलाते हैं तो उसकी पाचनशीलता दुगनी हो जाती है। तो आइए अब यह जानते हैं कि पुआल या अन्य सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें। तो इसके लिए यूरिया के 4% का घोल तैयार करते हैं और पुआल को एक तह के रूप में बिछाते हैं, उस पर घोल का छिड़काव करते हैं, फिर एक तह लगाते हैं, फिर छिड़काव करते हैं। इस तरह 6 से 7 तह बनाते हैं और छिड़काव करते रहते हैं। एक औसत मानकर चलिए कि 100 किलोग्राम पुआल के लिए 60 लीटर पानी का घोल पर्याप्त होता है। तो घोल के छिड़काव की यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तब उसे 45 से 50 दिनों तक ढक देते हैं। 45 से 50 दिन बाद प्लास्टिक हटा देते हैं। उसके बाद आवश्यकतानुसार पुआल निकालकर उसे 5 से 10 मिनट खुले में रखें, जिससे उसमें अमोनिया गैस की गंध कम हो जाए। मशीन से काटकर जैसी जैसी जरूरत होती है अपने पशुओं को खिलाते रहें, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जैसे कि 6 माह से कम उम्र वाले पशुओं को ये चारा नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा, जिस पशु की उत्पादन क्षमता 3 से 4 लीटर है, उन्हें अगर उपचारित चारा खिलाते हैं तो अतिरिक्त दाना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपने इस प्रक्रिया को देखा, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें यूरिया के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। यदि पशु शुरू में इसे नहीं खाए तो इसको सूखे चारे में या हरे चारे में मिलाकर खिलावे। धीरे धीरे पशु को इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वयं इसे खाने लगता है। इसके अलावा उपचारित चारे पर गुड़ के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पशु गुड़ की गंध के कारण चारे को आसानी से खा लेते हैं। इसको खिलाते समय पशु को पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं। पशुपालक भाइयों, एक बार में कम से कम 1000 किलो चारे का उपचार करना चाहिए। अधिक मात्रा के कारण चारे की मात्रा की तुलना में
खुली सतह क्षेत्र कम होता है, इसलिए अमोनिया गैस की हानि कम होती है। यूरिया उपचार से पोषक तत्वों में वृद्धि इस प्रकार है। इस प्रकार यदि पशुपालक भाई 7 किलो दाना खरीदने के बजाय उसी मूल्य में 1 क्विंटल चारे का उपचार कर लें तो कुल पाच्य प्रोटीन तथा पाच्य पोषक तत्व 3 गुना अधिक मिल सकता है। यूरिया उपचारित चारे के लाभ। यूरिया उपचार से चारे की पचनीयता में काफी बढ़ोतरी होती है। उपचारित चारे में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता पशु के लिए अधिक हो जाती है। इसको पशु चाव से खाते हैं एवं इससे बछड़े बछड़ियों में बढ़वार तेजी से होती है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है व दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम मनसाही, जिला कटिहार के कृषक धर्मेंद्र कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से लीची बाग में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। हम उर्वरक की जो मात्रा है, अनुशंसित मात्रा, उसको डालेंगे। जैसे कि हम नाइट्रोजन की जो इसमें है, अगर 10 साल से ज़्यादा की पौधे उम्र की है तो उसमें 750 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम फास्फेट इसमें हम डालते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में। साथ ही साथ एक लीची एक ऐसा फल है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी बोरन है, कैल्शियम है। ये सब की मात्रा हम लोग अमूमन तौर पे देखते हैं कि जब फलन की प्रक्रिया होती है और जब फल फटने लगता है तो हम बोरन का स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर हम सतर्क रहें और हमें वो बोरन स्प्रे करने के बजाय हम उसे मिट्टी में डालें, जैसे कि अगर वो 10 साल से पुराना वृक्ष है तो उसका हम सॉइल एनालिसिस करा लें, सॉइल का सैंपल जो टेस्ट करा लें, और अगर आपको इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो प्रत्येक पौधे 25 ग्राम बोरक्स के रूप में आप उसको डाल दीजिए, जिससे आपको यह जब सीजन आएगा, जब फलन की प्रक्रिया होगी तो जो लीची फटने की समस्या है वो कम रहेगी। इसमें हमने आपको कैल्शियम के बारे में चर्चा की कि हम कैल्शियम कली चूना के रूप में उसमें अप्लाई करेंगे। कली चूना को है जो कि पहले पानी में भिगो देंगे ताकि उसकी जो गर्मी है वो बाहर आ जाए, और उसके बाद उसको हम डाल देंगे 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम हर एक पौधे में डाल करके, और यह जो मात्रा है वो 1 मीटर की दूरी पर डालेंगे। लेकिन दूसरी जो बात है इस पे ध्यान रखने की, जो हमारी फर्टिलाइज़र है जो उसको साथ में हम कली चूना का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और इससे पौधे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ना कि उसको सूखा हुआ डालेंगे। सूखा हुआ डालने से क्या होता है कि पौधे की जो जड़ है वो डैमेज हो जाता है और उससे पौधे सूखने की भी चांस हो सकती है, ऐसा चांसेस बनता है। तो ये जो बात है इस पे हम ध्यान रखें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।